हेलो दोस्तों, विधि शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं। तो आइए हम इस टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे अधिकार और कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। तो अधिकार जो है, अधिकार के बारे में सैविनी ने कहा कि अधिकार एक शक्ति है। सैविनी महोदय जो कि एक महान विधि शास्त्री हैं, इन्होंने अधिकार को माना कि यह एक शक्ति है, जबकि हालैंड महोदय कहते हैं, हालैंड महोदय का कहना है कि अधिकार एक सामर्थ्य या क्षमता का मानक है या अभिप्रेत है या द्योतक भी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ एलन महोदय जो हैं, एलन महोदय कहते हैं कि अधिकार हित को प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति है, विधि द्वारा दिया गया एक शक्ति है जिससे हम हित को ग्रहण कर सकते हैं या हित को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा अधिकार है। अधिकार में विधिक अधिकार होता है और मूलभूत अधिकार होता है। विधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनमें या जिनके अंतर्गत हक, स्वत्व, स्वतंत्रताएं, उन्मुक्तियां आदि सभी को समाहित करता है या कंसिस्ट करता है, उसे हम विधिक अधिकार कहते हैं। और जो मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार व्यक्तियों को राज्य या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त होता है। मूलभूत अधिकार के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में विस्तार से जो है वर्णन किया गया है। और मूलभूत नागरिकों को प्राप्त एक कह सकते हैं कि गारंटीड राइट्स है, इसका एक संरक्षण किया गया है। मूलभूत अधिकारों का संरक्षण संविधान के अंतर्गत किया गया है। मूलभूत अधिकार में जैसे आपका समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसके साथ ही साथ संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी मूल अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध होता है और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जिसका संरक्षण भारतीय संविधान द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ हम आगे पढ़ेंगे कर्तव्य के बारे में। तो कर्तव्य जो होता है, कर्तव्य बिना कर्तव्य के बारे में भी बताया गया है कि कर्तव्य एक अधिकार ही होता है। कर्तव्य भी एक कह सकते हैं कि दायित्व होता है जिन्हें नागरिकों के द्वारा पूरा किया जाता है। कहा गया है कि जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य है और जहाँ कर्तव्य वहाँ अधिकार है। यदि हम कर्तव्य नहीं करते हैं, जो हमारे दायित्व होते हैं, अपने दायित्व का हम निर्वाह नहीं करते हैं, तो हम अपने अधिकार के लिए भी मांग नहीं कर सकते हैं। कर्तव्य के बारे में यहाँ पे कर्तव्य का वर्गीकरण किया गया है। कर्तव्य को हम 4 वर्गीकरण में बांटे हुए हैं, 4 प्रकार से यहाँ पे कर्तव्य को बताया गया है। सकारात्मक कर्तव्य है और नकारात्मक कर्तव्य है। सकारात्मक कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो किसी व्यक्ति को करने के लिए बताते हैं या जो किसी व्यक्ति को करने के लिए कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने ऋण लिया हुआ है, किसी से कर्ज लिया हुआ है, तो उसका यह सकारात्मक कर्तव्य बनता है कि वह ऋण को चुकता करे या वापस करे, ऋण को लौटा दे। और जो नकारात्मक कर्तव्य होता है, नकारात्मक कर्तव्य मीन्स जैसे किसी व्यक्ति की कोई भूमि है और उसकी भूमि में हमें न जाने का जो कर्तव्य है, उसमें हस्तक्षेप न करने का या उसमें प्रवेश न करने का मेरा जो कर्तव्य है, यह नकारात्मक कर्तव्य है। मेरा यह कर्तव्य है कि हम उसकी भूमि में प्रवेश न करें, हस्तक्षेप न करें। उसके बाद जो आपका प्राथमिक कर्तव्य है और द्वितीय कर्तव्य है। प्राथमिक कर्तव्य मीन्स होता है ऐसा कर्तव्य जो बिना किसी अन्य कर्तव्य के स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है। बिना किसी अन्य कर्तव्य के स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक कर्तव्य। जैसे चोट न पहुंचाने का कर्तव्य, हमें किसी व्यक्ति को चोट न पहुंचाने का जो कर्तव्य है, यह प्राथमिक कर्तव्य होता है। और जो द्वितीयक कर्तव्य है, द्वितीयक कर्तव्य अर्थात जिसका प्रयोजन किसी अन्य कर्तव्य को प्रवर्तित करना होता है, दूसरे कर्तव्य को प्रवर्तित करने का कर्तव्य जो होता है, तो उसे हम द्वितीयक कर्तव्य होते हैं। जैसे
किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बाद हमें उसे क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य जो है यह द्वितीय कर्तव्य की श्रेणी में आता है। अब हम कब्जा की बात करेंगे। कब्जा जो होता है, कब्जा के बारे में सामंत महोदय कहते हैं, सामंत महोदय ने कहा हुआ है कि व्यक्ति और वस्तुओं के बीच जो निरंतर तथा वास्तविक संबंध होता है उसे कब्जा कहा जाता है। कब्जा जो है यह एक प्रकार का किसी व्यक्ति पर भौतिक नियंत्रण माना गया है। किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण जो माना जाता है उसे कब्जा कहा जाता है। साथ ही साथ फ्रेडरिक पोलक महोदय ने यह परिभाषा दिया कि कब्जा जो है किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण है, जबकि सामंत महोदय ने कहा कि कब्जा किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच जो निरंतर तथा वास्तविक संबंध होता है उसे कब्जा कहा जाता है। कब्जे की प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो यहाँ बताया गया है कि विधि के अंतर्गत कब्जा को स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण माना गया है। अगर किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर स्वामित्व है। विधि के अंतर्गत ऐसा माना गया है, यदि कोई व्यक्ति कब्जा किया है अर्थात वह उसका स्वामी है। कानून भी यह बात मानता है कि कब्जा जो है यह 10 में से 9 हिस्सा, 9 यानी कि 9/10 हिस्सा माना जाता है कब्जा को, और केवल 1 हिस्सा माना जाता है स्वामित्व को। तो कानून भी कब्जा को 9 हिस्सा जो है प्रमाण देता है, उसे मानता है, प्रूव करता है, प्रमाणित करता है। तत्पश्चात हम स्वामित्व की बात करते हैं। स्वामित्व से तात्पर्य है कि संपत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों के संग्रह को स्वामित्व कहा जाता है। किसी भी संपत्ति है, कोई संपत्ति है, उसका उपयोग और उसका उपभोग करने के लिए जो अधिकार होता है उन अधिकारों के संग्रहों को स्वामित्व कहा जाता है, स्वामित्व कहा जाता है। और साथ ही साथ स्वत्व को विधिक मान्यता देना स्वामित्व कहलाता है। जो स्वत्व है, स्वत्व को विधिक मान्यता मिलती है। अगर स्वामित्व को विधिक मान्यता मिले, किसी संपत्ति पे जो हमारा स्वत्व है, जो हमारा हक है, कह सकते हैं अधिकार है, अगर उसे विधिक मान्यता मिलता है तो स्वामित्व कहलाता है। स्वामित्व एक तरह से कहें तो 4 प्रकार के स्वामित्व होते हैं, जैसे निहित स्वामित्व, समाश्रित स्वामित्व, पूर्ण स्वामित्व और सशर्त स्वामित्व। सीमित स्वामित्व है। निहित स्वामित्व, समाश्रित स्वामित्व, पूर्ण स्वामित्व और सीमित स्वामित्व। निहित स्वामित्व का मतलब जिसे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अधिकार या पूरा स्वामित्व जिसमें निहित है उसे हम निहित स्वामित्व कहते हैं। और समाश्रित स्वामित्व जो होता है वह किसी घटना के घटित होने या न होने पर जो किसी व्यक्ति में समाश्रित है वह समाश्रित स्वामित्व कहलाता है। पूर्ण स्वामित्व अर्थात जिस संपत्ति पर किसी व्यक्ति का पूरा स्वामित्व है, उसे खरीदने का, उसे नष्ट करने का, उसे खर्च करने का, उसे व्यय करने का, उसका उपभोग करने का, उसका उपयोग करने का, जितने भी अधिकार हैं सारे के सारे अधिकार यदि किसी व्यक्ति में समाहित हैं किसी संपत्ति के प्रति, तो उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व माना जाता है। और जो सीमित स्वामित्व है, सीमित स्वामित्व जो आपका उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले जो विधवा स्त्रियां होती थीं, विधवा स्त्रियों को सीमित स्वामित्व होता था, वह उन्हें पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं था। सीमित स्वामित्व का तात्पर्य यह होता है कि जब तक उनका जीवन काल है तब तक उस पर उनका स्वामित्व है, जीवन काल समाप्त हो जाने पर उस पर से उनका स्वामित्व या उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनका स्वामित्व नहीं रह जाएगा। अब हम अगला जो बिंदु है, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है हक। हक को इंग्लिश में टाइटल कहा जाता है
और टाइटल को लैटिन शब्द के टिटुलस से हुआ है। टिटुलस से हुआ है, इसका मतलब होता है कब्जा सहित या रहित अधिकार से होता है। हक का मतलब कब्जा सहित या रहित, कब्जा रहित या कब्जा सहित अधिकार से होता है। हम जहाँ पे स्वामित्व और स्वत्व या हक लगभग एक जैसे शब्द हैं और इसके परिभाषा के संदर्भ में सामंत जी ने कहा है कि प्रत्येक अधिकार की उत्पत्ति हक से होती है। प्रत्येक अधिकार की उत्पत्ति हक से होती है। हक या स्वत्व ऐसे तथ्यों के समूह हैं जिसके परिणाम स्वरूप विधिक अधिकार उत्पन्न होता है। सामंत ने हक का परिभाषा देते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकार की उत्पत्ति हक से होती है। हक या स्वत्व ऐसे तथ्यों के समूह हैं जिसके परिणाम स्वरूप विधिक अधिकार उत्पन्न होते हैं। तो हक जो है ये टिटलस शब्द से बना हुआ है जो कि अंग्रेजी शब्द के टाइटल से है। अब हम संपत्ति की बात करते हैं। संपत्ति का अर्थ सामंत जी ने कहा, संपत्ति शब्द का अर्थ ऐसे अधिकार से माना जो किसी व्यक्ति को समस्त मानव वर्ग के विरुद्ध प्राप्त होता है। सामंत महोदय कहते हैं कि संपत्ति जो है, संपत्ति शब्द का अर्थ ऐसे अधिकार से है जो किसी व्यक्ति को समस्त मानव वर्ग के विरुद्ध प्राप्त होता है। सामान्यतः संपत्ति से तात्पर्य ऐसे वस्तु से है जिस पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है से तात्पर्य है कि जैसे कोई संपत्ति है जिसका स्वामित्व है, अर्थात उस संपत्ति का जो स्वामी है वह अपने स्वामित्व का पूरा प्रयोग करे, पूरा अधिकार करे, तो माना जाता है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति की संपत्ति है, वह संपत्ति उस व्यक्ति की है और उस व्यक्ति पर उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का स्वामित्व है। तो ये संपत्ति हो गया। और जो अंतिम टॉपिक है, अंतिम बिंदु है आपके विधि शास्त्र का, वह है विधिक व्यक्ति या व्यक्ति बोल सकते हैं। तो व्यक्ति को इंग्लिश में पर्सन कहा जाता है। पर्सन जो है ये लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना शब्द का जो तात्पर्य है वह है मुखौटा। यूनान काल में जब कोई नाटक हुआ करता था तो उस समय मुखौटा के रूप में प्रयोग किया जाता था, उसे पर्सोना कहा जाता था। बेथियस ने पर्सोना को विचारशील प्राणी के रूप में माना। उन्होंने कहा कि जो पर्सोना है, पर्सोना एक प्रकार से विचारशील प्राणी है, प्राणी के व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया है। बेथियस ने परिभाषा देते हुए कहा कि पर्सोना विचारशील प्राणी के व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित है। व्यक्ति के प्रकार, व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है और एक नेचुरल व्यक्ति होता है। प्राकृतिक व्यक्ति को ही नेचुरल व्यक्ति बोलते हैं। तो एक प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात नेचुरल व्यक्ति है, दूसरा कृत्रिम या कल्पित व्यक्ति है जिसे हम आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात जो मानव हैं और कृत्रिम व्यक्ति अर्थात जो आर्टिफिशियल हैं, जो कल्पित हैं, जिनकी कल्पना की गई है, जो वास्तव में मनुष्य तो नहीं है, वास्तव में मानव तो नहीं है, बट उन्हें व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे कंपनी, संगम, संघ, समुदाय, ये एक तरह से आर्टिफिशियल व्यक्ति होते हैं। और प्राकृतिक व्यक्ति में मानव समुदाय आता है जो वास्तव में मानव होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति की परिभाषा देते हुए सामंत महोदय ने भी परिभाषा दिया कि विधिक व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे मानव के अलावा, विधिक व्यक्ति से अभिप्राय मानव के अलावा अन्य किसी ऐसी इकाई से है जिसे विधि के अंतर्गत व्यक्तित्व प्राप्त होता है। सामंत महोदय ने कहा कि विधिक व्यक्ति से अभिप्राय
मानव के अलावा अन्य किसी ऐसी इकाई से है, अर्थात ऐसी कोई इकाई होती है जिसे विधि के अंतर्गत व्यक्तित्व प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो रहा जिसमें मैंने अपना पूरा प्रयास किया हुआ है आप लोगों को विधि शास्त्र के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उस पर हिंट देने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूँ यह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें जहाँ कहीं कोई त्रुटि हुई है या बोलने में टंग स्लिप किया हुआ है उसे आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूँगा। इसे आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।